जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एरिटेरिया का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यह होने वाले बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला दिया गया है इसमें कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा की गई थी कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया, जो कि सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरा में कह रहा है कि महाराजा दिलीप सिंह को सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे, तो ये भी सही है। बी वाला भी इसका सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है सी नंबर पे दिया गया है कि दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई थी, जो कि ये वाला गलत है। इसका 2.5 लाख रुपए पेंशन नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला दोस्तों यही सही होगा। यही कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था। तो कौन से वर्ष में भाग लेना प्रारंभ की थी महिलाओं के द्वारा। ये 1889 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रम को इंगित करता है। इसमें से कौन सा कालानुक्रम को इंगित करता है भारतीय राष्ट्रीय इतिहास की घटनाओं में। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा। तो सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, फिर इसके बाद जलियांवाला बाग त्रासदी, फिर इसके बाद गांधी इरविन समझौता, और लास्ट में अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसके अनुशंसा की गई थी। तो किसके अनुशंसा में की गई थी। तो जो कि ये भारत छोड़ो प्रस्ताव की ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किए थे। ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गाधी कहा गया है। किस महिला को कहा गया है बूढ़ी गाधी के नाम से। ये कहा गया है मंतांगनी हजारा को। मंतांगनी हजारा को कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ये ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। इसमें सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले खिज्र खां आएंगे पहले नंबर पे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे मुबारक शाह आएंगे, ये दूसरे नंबर पे आएंगे। फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे मोहम्मद शाह आएंगे, ये तीसरे नंबर पे आएंगे। फिर चौथे नंबर पे अलाउद्दीन शाह आलम, ये चौथे नंबर पे आएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है
क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उनके बारे में सही कथन चुनिए। तो रुद्रमा के संबंध में बताना है इसमें। तो पहला दिया गया है कि रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, जो कि सही है। पहला वाला कथन इसका सही है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि उसने दक्षिण तमिल के पांड्य उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों की देवगिरी के शासकों को पराजित किया था, जो कि इसका दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला गलत है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? केवल इसका पहला वाला सही दोस्तों, केवल इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सारिस शब्द का अर्थ क्या है? इसके शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी प्रवास प्रदान करना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि इल्तुतमिश ने सिजदा, यानी कि सिजदा का मतलब होता है कि दंडवत प्रणाम, और पैबोस का मतलब होता है सम्राट के पैर को चूमना, ये पैबोस कहा जाता है, कि प्रथा राजा के प्रति सम्मान आविर्भाव दार्शनिक के रूप में आरंभ की गई थी। तो जो कि इसमें बताना है कौन सा कथन, इसमें सत्य कथन को बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। ये गलत है, ये इल्तुतमिश के द्वारा नहीं शुरू किया गया था। दूसरा है कि बलबन ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था, तो ये भी गलत है। इसमें दूसरा वाला भी गलत है। इसमें दोनों कथन गलत है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम क्या है? तो गुप्तकालीन प्रशासनिक का विभाजन का सही अनुक्रम इसमें बताना है। तो सबसे पहले भुक्ति आता है, फिर उसके बाद विषय, फिर उसके बाद विधि और लास्ट में ग्राम आता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? तो कौन सी मंदिर है जो कि वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? होयलेश्वर मंदिर। होयलेश्वर मंदिर ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। होयलेश्वर मंदिर ये जो कि बेसर शैली का उदाहरण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमाश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ये क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है, नाटककार हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, नाटककार हैं ये दोनों तीनों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम को बताना है। ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीसीएस में और यूपीएससी आईएएस में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसका सही क्रम क्या है इसको बताना है। तो सही क्रम सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो कि इसका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग पर्यवेक्षण में होता है, जो कि सही है। सी वाला इसका वाला सही है, यही कथन इसका सत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों कि केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? ये कौन सी अनुसूची में वर्णित किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषा है। फिर इसके बाद आता है
और ये 5वीं और 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों या जनजातीय राज्यों से संबंधित है और प्रशासनिक से संबंधित है 5वीं और 6वीं अनुसूची में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, तो ये समादेश ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा ये किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार होता है, ये होता है मौलिक कर्तव्य होता है। क्या होता है, मौलिक कर्तव्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधान के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है। इसमें से कौन से प्रभारी हैं, तो ये भारतीय मानक ब्यूरो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया गया है। अनुसंधान संस्थान दिया गया है और शहर दिया गया है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून, इसका यही सही सुमेलित नहीं है। जबकि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, वर्षा वन अनुसंधान ये जोरहाटा में है, उष्णकटिबंधीय वन संधान ये जबलपुर में है। ये ऑप्शन नंबर डी, सी और ए सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला गलत है, यही सही सुमेलित नहीं है, यही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें आंसर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का, तो सबसे पहले इसमें रानी के कोयले का प्रथम उत्पादन, ये जो कि सबसे पहले आएगा, सबसे पहले ये आएगा। फिर उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे आएगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर तीसरे नंबर पे आएगा कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, ये तीसरे नंबर पे आएगा। और चौथे नंबर पे कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, ये किस पे आएगा, तो ये चौथे नंबर पे आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा इसका राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा राज्य है, उस राज्य का नाम है राजस्थान ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। राजस्थान जो कि ये चूना पत्थर, जिप्सम और नमक और जस्ता भंडारण के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी। तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत बताना है भारत की कितनी थी, 31.2% थी, 31.2% थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक ये किसे कहा जाता है, तो ये रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय गति संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। तो इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है,
तो ये समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि सोलर सेल निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं। तो सोलर सेल ये किसके बने होते हैं, तो सोलर सेल ये अर्धचालक के बने होते हैं, अर्धचालक के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, क्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है दोस्तों, ये अम्लीय वर्षा कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, अम्ल वर्षा कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें कहा जा रहा है कि जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेक्षा के रूप में किया जाता है। तो कौन से धातु के उपयोग उत्प्रेक्षा के रूप में किया जाता है, तो ये रोहडियम का किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है दोस्तों कि सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन के महत्वपूर्ण होता है, तो कौन से होते हैं, ये होता है कोशिका विभाजन के महत्वपूर्ण में फास्फोरस। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, फास्फोरस इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो किस में पाया जाता है, तो अंडा में पाया जाता है, अमंडा में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है। तो दिया गया है पेडोलॉजी ये जो कि पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही युग्म नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। जबकि एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, एटोमोलॉजी में जंतु विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है और ट्रेम्फोलॉजी में पोषण का अध्ययन किया जाता है। ये तीनों सही हैं और जबकि पहला वाला इसका गलत है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो कौन से शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति किया जाता है, तो ये लेमिनेरिया से आयोडीन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन से H2 विस्थापित करता है। तो कौन सी धातु है, तो उस धातु का नाम है Mg, मरकरी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, मरकरी Mg। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो ये जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। तो कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, तो नेपेंथस। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, नेपेंथस ये जो कि कीट पकड़ता है, ये पौधा है, ये कीट पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है। तो सीलियक रोग होता है किस विटामिन की कमी से हो जाता है, तो ये विटामिन B12 की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि कोशिकाओं में मौजूद जैली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है। तो कोशिकाओं में मौजूद जैली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 किसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, कोशिकीय द्रव्य कहलाता है, क्या कहलाता है, तो कोशिकीय द्रव्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालिक संरक्षण की तकनीकी कौन सी होती है। तो इस संरक्षण की तकनीकी इन विट्रो जीन बैंक होता है, इन विट्रो जीन बैंक। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था। तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक ये सबसे पहले
2002 में जारी किया गया था, 2002 में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है। तो कौन से मॉडल के द्वारा व्याख्या किया जाता है, तो ये हैरिस हैरिस टोड्रो मॉडल, हैरिस टोड्रो मॉडल। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 43 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। चित्रकारी दिया गया है और राज्य दिया गया है, चित्रकारी दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो इसमें मधुबनी, मधुबनी ये कहाँ से, किस राज्य की चित्रकारी है, तो ये बिहार की है। मधुबनी कहाँ की है, तो ये बिहार की है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है लोपाक्षी, लोपाक्षी ये कहाँ की है, तो लोपाक्षी कहाँ की है, तो लोपाक्षी ये आंध्र प्रदेश की है, लोपाक्षी आंध्र प्रदेश की है। पटचित्र, पटचित्र ये कहाँ की है, तो पटचित्र ये उड़ीसा राज्य की है, पटचित्र उड़ीसा राज्य की है। वारली, वारली ये कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा वाला राइट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके माध्यम से स्थापित करता है। ये किसके माध्यम से स्थापित किया जाता है फिलिप्स को, ये किया जाता है क्वेश्चन नंबर 44 किसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 45 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। एक तरफ दिया गया है कोयला आधारित बिजली संयंत्र दिया गया है और अवस्थित राज्य दिया गया है। तो अवस्थित राज्य दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें दिया गया है कि कहलगांव, कहलगांव ये कहाँ पे स्थित है, तो कहलगांव ये बिहार में स्थित है। कहाँ पे है, बिहार में है। खरगोना, खरगोन ये कहाँ पे स्थित है, तो खरगोन ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कोरबा, कोरबा ये कहाँ पे है, तो कोरबा ये छत्तीसगढ़ में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कुडग्गी, कुडग्गी ये कर्नाटक में है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए का दूसरा है, बी का पहला है, सी का चौथा है और डी का तीसरा इसमें राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा जोड़ा जो कि सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित जोड़ों में से बताना है क्वेश्चन नंबर 46 का। तो इसमें जो जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, एडम स्मिथ ये वेल्थ ऑफ नेशंस ये सही है। J.M. किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये भी सही है इसमें। गुन्नार मिडल एशियान ड्रामा ये भी सही इसमें। कार्ल मार्क्स प्रिंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड टेक्सोसेशन ये जो कि गलत है, यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही सही होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था। अस्पा, अस्पा पहली बार कहाँ लगाया गया था, तो ये अस्पा पहली बार कहाँ पर लगाया गया था, तो ये अस्पा पहली बार लगाया गया था 7 पूर्वोत्तर राज्यों में, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, अस्पा पहली बार 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये कब घोषित किया गया था, 1953 में घोषित किया गया, सॉरी 1963 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, कब किया गया था, तो 1963 में। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत इसमें बताना है कौन सा शामिल नहीं है। ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, यही जो कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत शामिल नहीं है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर
50 है, क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पोचमपल्ली ये किसके लिए जाना जाता है, तो बुनाई के क्षेत्र के लिए जाना जाता है, बुनाई के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व किए हैं, अब प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को दोस्तों। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। अगर आपको सही से दिख नहीं रहा हुआ तो हम पढ़ दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा थोड़ा, इसके आगे सही दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था। तो कौन सा चालुक्य शासक था जिसके द्वारा जिन्होंने तुंगभद्रा नदी में डूब करके अपनी जान दी थी। तो ये शासक का नाम था सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, सोमेश्वर प्रथम था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता थी। तो चोल मंदिरों में कौन सी विशेषता पाई जाती थी, ये विमान पाई जाती थी, विमान। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। तो कौन से भिक्षु के द्वारा 200 ग्रंथों की रचना की गई थी, तो अतीश दीपांकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसमें निम्नलिखित घटना को सही सुमेलित कराना है। तो इसमें पहला दिया गया है, इसमें बताना है निम्नलिखित घटना को सही सुमेलित कराना है। घटना दिया गया है और वर्ष दिया गया है। इसमें दिया गया है दोस्तों, घटना दिया गया है और वर्ष दिया गया है। बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या कब की गई थी। तो बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या ये किया गया था दोस्तों 1659 ईस्वी में। फिर शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला कब किया गया था। ये आपको थोड़ा कम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों। ये शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला कब किया गया था, ये किया गया था 1663 ईस्वी में। फिर आता है सूरत की पहली लूट ये कब हुई थी। तो सूरत की पहली लूट ये किया गया था 1664 में किया गया था। फिर सूरत की दूसरी लूट ये 1670 में किया गया था, सूरत की दूसरी लूट। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पहले का ए होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का डी होगा और चौथे का इसमें सी होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का डी है और चौथे का सी इसमें राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है। तो दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा इसमें बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5वें का इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, हुमायूं का मकबरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस एक खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं होते थे। तो इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस एक खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, इसमें से कौन शामिल नहीं थे, आपको इसमें से बताना है कौन शामिल नहीं थे। तो ये दीवाने इस्ता ये शामिल थे, आरिज मामलुक ये भी शामिल थे, वजीर ये भी शामिल थे, सद्र उल सुदूर ये जो कि शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, ये शामिल नहीं थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित किया गया है। तो चरक संहिता ये 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भील सेवा मंडल की स्थापना ये AB ठक्कर के द्वारा किया गया था, AB ठक्कर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री परमस्टन था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री परमस्टन था। जो कि सही है, पहला वाला इसका सही है, परमस्टन थे। फिर इसके बाद दूसरा वाला है कि 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, ये जो कि गलत है, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल नहीं था। फिर इसके बाद आता है तीसरा है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला सही दोस्तों, और पहला वाला सही है। इसमें पहला और तीसरा सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। ये पहला और तीसरा इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो सारे जहां से अच्छा ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा जा रहा है किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है इसके क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो ये कहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापक स्तर पे हुए थे? तो ये संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत में ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। संयुक्त प्रांत जो कि ये वर्तमान में अब उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हुए थे दंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज ये 1909 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो 1909 में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई थी, इसकी मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इंडियन पेनल कोड की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासित शक्तियों को किसमें निहित किया है? ये किसमें निहित किया गया है? ये निहित किया गया था भारत के राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के समर्थन का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। कहाँ पे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि संगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों की गई थी? तो संगलू समिति की नियुक्ति ये प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों किया गया था? क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप की छानबीन के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकती है? तो कितने माह तक रख सकती है? तो ये 6 माह तक रख सकती है। 6 माह तक केवल रख सकती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो जनहित याचिका ये किसके द्वारा अभियोजित किया जा सकता है? तो कोई भी व्यक्ति के द्वारा, कोई किसी भी व्यक्ति के द्वारा जनहित याचिका
जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि पंचायती राज्य संस्थानों में अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 243 डी में कहा गया है, अनुच्छेद 243 डी में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव के कारण होता है? तो ये किस चट्टान में होता है? तो ये कायंत्रिक चट्टान में, कायंत्रिक चट्टान में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि भारत में कौन से महीने वापसी मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून के लिए जाना जाता है? तो कौन सा महीना जाना जाता है? उस महीने का नाम है अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। तो पीर पंजाल श्रेणी ये कहाँ पे स्थित है? ये लघु हिमालय में स्थित है, लघु हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, लघु हिमालय में स्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि अम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है अम्र वर्षा? तो ये मानसून पूर्व वर्षा को, मानसून से पूर्व वर्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? तो कौन सा आकाशीय पिंड है? उस आकाशीय पिंड का नाम है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, चंद्रमा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि यदि मांस को 140 अंश सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कौन सी अभिक्रिया होती है? इसमें मेलार्ड अभिक्रिया होती है, मेलार्ड अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, मेलार्ड अभिक्रिया होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो कौन से विद्युत तरंग में सबसे ज्यादा आवृत्ति पाई जाती है? तो ये गामा किरणें में, गामा तरंग में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो कौन से कारण से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो ये अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण किया जाता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है केवलर, केवलर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में परिवर्तित होता है। तो प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में परिवर्तित होता है, ये परिवर्तित होता है ठोस और गैस में, ठोस और गैस में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, सॉरी गैस और ठोस में परिवर्तित होता है। ऊर्ध्वपातन पहले गैस में होगा फिर उसके बाद ठोस में होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि किसका उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के, पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किनके कारण होती है? ये किसके कारण होता है? ये होता है जीवाणुओं के कारण, जीवाणुओं के कारण। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो लगभग कितने ग्राम का मैग्नीशियम होता है? ये 25 ग्राम का मैग्नीशियम होता है, 25 ग्राम का, 25 ग्राम का मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो किसका उत्पादन करने के लिए कार्य किया जाता है? तो ह्यूमस, ह्यूमस का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, ह्यूमस का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? ये होता है भोजन रसधानी में, भोजन रसधानी में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है?
तो कौन से हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वैसोप्रेसिसिन। वैसोप्रेसिसिन में ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, वैसोप्रेसिसिन में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं? तो गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं? तो ये धमनियों की संख्या होती है 2। गर्भनाल में धमनियों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य नहीं है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य इसमें कौन सा कार्य नहीं है? इसमें रक्त दाब का नियंत्रण करना, जो कि सही है। हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, ये भी सही है। उपचार का नियंत्रण करना, ये भी सही है। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, ये जो कि सही नहीं है। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों, यही सही नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि ओटोवान गुरियके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? किसके लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये वाई पंपम। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि अल्पावधि में भूमि के विभिन्न किस अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेषित को कहते हैं? ये किसके द्वारा कहा जाता है? ये कहा जाता है आभासी लगान। आभासी लगान, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की देन है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की देन है? तो ये ब्रेंटवुड ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, ब्रेंटवुड इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? कामरेड गोविंद सिंह के। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, कामरेड गोविंद सिंह रावत। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आता है? तो लानोज एवं कंपोज घास ये उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? इसमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो ये टैगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, टैगा ये उदाहरण है टेरेस्ट्रियल बायोम का। फिर क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या था? तो G20 के 18वें सम्मेलन का मोटो क्या था? इसका मोटो था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा दोस्तों, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये जो कि G20 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य या मोटो था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक आयाम नहीं है। स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति पहुंच हेतु योग्यता, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। कि इसमें कहा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? ये जो कि स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति पहुंच होती योग्यता, ये जो कि सही नहीं है। जबकि लंबा एवं स्वस्थ जीवन के जीने की क्षमता, ये सही है। ज्ञानार्जन की क्षमता, ये भी सही है। अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता, ये भी सही है इसमें। लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाला इसका गलत है, इसमें योग्यता नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 से कि गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ये कब प्रारंभ किया गया था? तो 1960 से लेकर के 1961 तक किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? तो राज्य सरकार का हिस्सा 15% होता है, 15% होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित कावेरी बेसिन में स्थित है? तो कौन सा संरक्षित कावेरी बेसिन में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 50 में इसमें दिया गया पहला नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सही है। इसमें सही उत्तर का चुनना है, जो कि सही है ये वाला। फिर उसके बाद आता है दूसरा है कि
पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कि गलत है, ये कावेरी बेसिन में स्थित नहीं है। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये भी सही इसमें। इसमें दूसरा वाला केवल गलत है, जबकि पहला, तीसरा, चौथा इसमें सही है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व किया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।